वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। अभी भी जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का अर्थात डीडीयू का, तो उसके पेपर जो कोड है अर्थात 101 अर्थात जो 101 कोड वाला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात जो पेपर आपका हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। जैसे आज जो है आपकी जो तारीख होगी लगभग, मतलब जो सबसे पहला पेपर हुआ था पेपर कोड 101 का था, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन टू यहाँ पर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। अभी पेपर कब हुआ था ये मुझे शायद ध्यान नहीं रहा, 2 दिन पहले हुआ था। ठीक, 2 दिन पहले की बात है, ये हुआ था कल जो है दूसरा जो है कल हुआ था शायद, सॉरी परसों हुआ था। कल पेपर 2 वाला मतलब कि 102 वाला कोड का हुआ है। तो इन सभी का पेपर जो मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा मैं मंगवा पा रहा हूं, तो मैं उन सभी पेपर के जो है एक प्रकार से आपको सॉल्व देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग अपने अपने जो है आंसर को मिला लीजिए और आपको यह भी पता चले कि जो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर बताए गए हैं उनसे कितने प्रश्न फंसे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से फंसते हैं, तो मैं आपको बता दूं सारे के सारे प्रश्न लगभग आपके मॉडल पेपर और जो ये सब वीडियो अगर आपको प्रोवाइड करवाई थी सभी वहीं से आते हैं, बस कोई अलग से प्रश्न नहीं आए हैं, सब वहीं का आया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। पेपर कोड 101 पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ है 2021-22 का जो पेपर हुआ, 21-22 कहने का मतलब कि 2022 वाला जो सत्र है, 2022 में सेमेस्टर टाइप की परीक्षा एक प्रकार से होनी थी और उसमें सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू इस कोरोना के बीच में पेपर करवा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से ये देखूंगा कि जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इससे जो आप पहले बीए फर्स्ट ईयर में पेपर 1 पढ़ते थे पॉलिटिकल थ्योरी, वही जो है इसमें जो है प्रश्न पूछा गया। क्रेडिट 2+0 यहाँ पर है जो है सीबीएस मोड में पेपर आपका करवाया जाएगा, मतलब करवाया गया है। आंसर की ये है 2022 की। और आपको बता दूं कि बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के मैं बना रहा हूं। यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या कितनी थी, तो अभी बता दूं आपको आपकी संख्या थी कितनी, तो 40 की संख्या थी। यहाँ पर देखेंगे पेपर जो है पैटर्न कैसा था इस बार का, देखेंगे लेटर जो है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का। आपको यहाँ पर एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न करने के लिए 1.5 नंबर मिलेंगे। आपको 40 जो है क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। पेपर में कितने प्रश्न मिल देंगे, तो जितने भी अन्य सब्जेक्ट के हैं वो देख लीजिए पेपर आपका कैसा आता है। तो जैसे कि सोशियोलॉजी का या फिर हिंदी का या फिर जिस इंग्लिश का किसी का पेपर आपका होगा तो ऐसे ही होगा। आपका 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक प्रकार उनमें बात की जाए तो एक प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न जो होगा 1.5 नंबर का होगा। अर्थात 40 प्रश्न जब आप पूरा का पूरा करेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेगा। तो पेपर जो है एक प्रकार से पूर्णांक कितने का रखा गया है, 60 नंबर का रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बता रहा हूँ। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग पैटर्न होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो भी विश्वविद्यालय के पेपर होगा, जिसका भी पेपर होगा, तो आप लोग जो है मेरे जो है नंबर पर 91 जो है 61 93 60 62, ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 91 61 93 60 62, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, पेपर आपका हो, अगर दीनदयाल उपाध्याय से ही है, अगर जो भी अन्य सब्जेक्ट के पेपर होते तो उसको आप लोग एकदम साफ साफ फोटो खींच करके, अगर आपके पास एक स्कैनर है कैम स्कैनर वगैरह, तो एक ऐप डाउनलोड करिए कैम स्कैनर। थोड़ा सा काम मेरे तरफ से आप लोग करेंगे ताकि मुझे बहुत मेहनत पड़ती है ये सब करने में। तो आप लोग क्या करेंगे कि फोटो एकदम से, अगर कैमरा सही तो आप एकदम से साफ साफ फोटो खींच करके पीडीएफ वगैरह बना पाए तो बना दीजिएगा सीरियल से। अगर नहीं बना पाते हैं, हालांकि पीडीएफ बना करके भेजने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा एक प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। तो और आप लोगों के एक प्रकार से शुक्रगुजार भी रहूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। अगर नहीं पीडीएफ में बना करके भेज सकते हैं, मतलब कि आप लोग उतना कर सकते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ बना करके भेज देंगे तो अति महान कृपा होगी। अगर नहीं भेज पाते तो उसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा जो है देना पड़ता है, इसीलिए मैं पेपर की आंसर की नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और भी आपकी क्लासेस छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर पीडीएफ वगैरह बना करके भेज देंगे तो मैं आपके चैनल मतलब कि इसी चैनल पर उसके आंसर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, हालांकि आप लोग अगर जो है पीपीटी अर्थात पीडीएफ ना बना पाए तो आप लोग वैसे भी पेपर सेंड कर दीजिएगा। ओके, 91 61 93 60 62 व्हाट्सअप करिएगा। ठीक, चलिए। समय कितने देर का दिया गया था, तो जो है 1.5 घंटे का समय है। और प्रश्न कैसे आएंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आए हैं। ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखित करवाएगा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी ऑब्जेक्टिव करवाएगा। ऑब्जेक्टिव का लिखित का दोनों का मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है और जिस भी टाइप की परीक्षा होगी आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर लिखा है नोट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेपर में जाएंगे किसी भी विश्वविद्यालय के तो आप नोट पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1.5 नंबर
नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए रहते हैं कि आप कैसे कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश है थोड़ा सा 6-7 मतलब कि लगभग 9 निर्देश हैं, और बस वही निर्देश है कि OMR को कैसे भरना है, ये सब आपको रफ वगैरह करना है तो रफ जो है प्रश्न पुस्तिका के आखिरी पन्नों पर आप कर सकते हैं। और तमाम सारी चीज़ें अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अतिरिक्त कोई भी छाया मतलब कि छपा हुआ लिखा हुआ है आपकी कोरा फालतू कागज, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर इत्यादि जो है परीक्षा भवन के भीतर नहीं लाएगा। ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं, और ये सब मतलब परीक्षा से संबंधित मतलब उसमें कैसे कैसे आपको गाइडलाइन जो फॉलो करनी है वो चीज़ें, ठीक। आगे समझते हैं। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था। पहला प्रश्न था हिंदी में सुनेंगे, किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान कहा है। अधिपति विज्ञान की संज्ञा। अब अधिपति विज्ञान भाई मैंने जब पहली बार इसको नाम सुना तो मुझे भी एक प्रकार से कन्फ्यूजन हुआ, चूंकि बुक में अधिपति विज्ञान सॉरी अधिपति विज्ञान जो है वो नहीं सुना था। तो अधिपति विज्ञान जो है एक प्रकार से हिंदी जटिल शब्द है ये अधिपति। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए मास्टर साइंस। अब ये पता होगा सभी को मास्टर साइंस। तो हु जो है एड्रेस्ड पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स एज आ मास्टर साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है एक अधिपति विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी था आपका अरस्तु, सी है हाब्स और डी है लाक। करेक्ट आंसर इसका क्या था भाई। तो मैं अब ऑप्शन आपके नहीं पढ़ूंगा, चूंकि ऑप्शन आपको पता ही होंगे कि जो है क्या है। अब मैं सीधे सीधे आपको जो है इसका आंसर बता रहा हूँ, चूंकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें जान सकें। ओके, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जो है अरस्तु महोदय के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था, अर्थात अरिस्टोटल, बी वाला, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि द स्टेट जो है कंसिस्ट्स ऑफ, अर्थात राज्य के एक प्रकार से कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के एक प्रकार से 4 एलिमेंट है, या फिर जो है 4 तत्व है, या फिर 5 एलिमेंट्स, या फिर 5 तत्व, या 3 एलिमेंट्स, या 3 तत्व, या फिर जो है 9 एलिमेंट्स। तो राज्य के कितने तत्व है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मैं अंग्रेजी भाषा देख लीजिएगा, अंग्रेजी वालों में हिंदी में पढ़ पा रहा हूँ। हिंदी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और पढ़ने में, और सही समझ में भी आता है हमारे, तो इसलिए मैं हिंदी में आपको बताने का प्रयास करूँगा। अंग्रेजी बगल में लिखी हुई ये वाली आप इसको लोग देख लीजिएगा, ताकि इसमें समय ज़्यादा बेस्ट ना हो। ओके, तो राज्य के कितने तत्व होते हैं भाई। राज्य के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, ठीक। एक तो होता है क्या, एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों भूमि, जिस पर जो है एक प्रकार से राज्य होता है। दूसरी क्या होती है, वहाँ की जनता, भूमि जनता। और तीसरी कौन सी होती है, सरकार, जो कि वहाँ पर शासन करती है। तो सरकार, भूमि और जनता, ये जो है राज्य के मुख्य रूप से 3 तत्व माने जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें, कितने तत्व माने जाते हैं, 3 तत्व माने जाते हैं। सॉरी 1 मिनट, हमने थोड़ा सा आपको बता दिया पुराना वाला जो हमने फंडा बता दिया आपको। राज्य के अब जो है प्रचलित जो तत्व हैं वो 4 तत्व माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 4 लगाइएगा, ए वाला ऑप्शन। ओके, 3 नहीं लगाइएगा, क्योंकि एक तत्व और होता है आपका जो है प्रभुसत्ता, जिसको कहते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो तत्व होता है आपका, वो मैंने जो एक प्रकार से थोड़ा सा दिमाग से हट गया था, तो आप ये भी मान लीजिएगा सॉवरेनिटी जो होती है वो भी एक तत्व होती है। अर्थात पहला क्या, पॉपुलेशन होती है। दूसरा क्या, एक प्रकार से डेफिनेट, एक प्रकार से क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनेट जो है एक प्रकार से, जो एक प्रकार से भूभाग होती है, टेरिटरी होती है, वो होती है। संगठित सरकार भी होती है, अर्थात गवर्नमेंट होती है। सॉवरेनिटी होती है, अर्थात प्रभुसत्ता। अर्थात जो है एक मतलब निश्चित तौर पर मुख्य रूप से जो है वो 3 ही होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से अगर एग्जाम से पूछा गया है तो यहाँ पर 4 दिया था हमने, 4 पर ध्यान नहीं दिया आपको शायद। तो ये 4 तत्व है, वर्तमान में 4 आपके माने जाते हैं। 4 तत्व यहाँ पर लगाइएगा, ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, 4 तत्व। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला तत्व कौन सा है, जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा तत्व कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। तीसरा चीज कौन सा है, संगठित सरकार होनी चाहिए। चौथा चीज क्या होता है, प्रभुसत्ता। तो राज्य के 4 तत्व हैं। प्रभुसत्ता माने बता दूं आपको क्या होता है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी अंग्रेजी में कहते हैं प्रभुसत्ता को। अब सॉवरेनिटी समझ लीजिए क्या होती है, अर्थात देश जो है आंतरिक और बाहरी रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कोई भी मामलों पर निर्णय लेने के लिए। अर्थात कोई मामला हो जाए तो उस पर किसी अन्य देश का दबाव ना हो, तो वो एक प्रकार से राज्य होता है। मतलब कि किसी दूसरे राज्य का दबाव ना हो उस राज्य पर। राज्य कहने का मतलब यहाँ पर किससे है, यहाँ पर देश से है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर 4 तत्व लगाइएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा नंबर, तीसरा है राजनीति विज्ञान का संबंध है। राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स विथ, तो राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, ए ऑप्शन है राज्य और सरकार से, बी है उद्योग से, वाणिज्य से, धर्म से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, ए ऑप्शन है राज्य और सरकार से। राज्य जो है किसका, राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है, राज्य और सरकार से। कुछ विद्वान जो है राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान सरकार का अध्ययन मानते हैं, कुछ लोग राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। और ये सब प्रश्न मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे मेरे जो है पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर पेपर 1 का जो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है पहले से, उस वीडियो को जिस व्यक्ति ने देखा होगा उसके सारे के सारे प्रश्न सही
सही हुए होंगे और वही व्यक्ति टॉप करेगा यूनिवर्सिटी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोग अभी जो है समय है आपके पास। और मैं आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय वालों के लिए एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से बहुत मुख्य बातें हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दीनदयाल ही क्या, जो भी विश्वविद्यालय है सभी के लिए बता दूं, एक जो पुराने मेरे वीडियो पड़े हुए पेपर 1 के, चाहे पड़े हो बीए फर्स्ट ईयर के, पेपर 1 के, पेपर 2 के, सभी वीडियो देख डालिए, सभी वीडियो देख डालिए मेरे प्यारे दोस्तों। चूंकि पेपर जो है कोडिंग में हो रहे हैं आपके, कोड में कहने का मतलब है कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि कोडिंग में करवा रहे हैं, खंड आ बा सा, इस प्रकार से 3-3 पेपर करवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी। तो एक प्रकार से मैंने एक प्रकार से क्या बताया है, एक प्रकार से एक एक पेपर के बारे में भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बताया है। तो आप लोग देख लीजिए, चूंकि पैटर्न जो है अलग अलग विश्वविद्यालय बताए नहीं थे अभी तक कि पेपर 3 होंगे, 4 होंगे, अब ये 4-4 5-5 पेपर करवा रहे हैं। तो उसका एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, जिसका भी पेपर लगा हो, जिस प्रकार का भी पेपर हो, आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 जो भी हमने बताया है आपके चैनल पर पहले से पढ़े हुए बीए फर्स्ट ईयर के, वो सारी की सारी वीडियो देख डालिए। वो मॉडल पेपर जो हमारे चैनल पर सोशियोलॉजी के 18 के, 19 के, 20 के सभी के जो है प्रश्न पत्र कवर करवा दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव के सारे के सारे पेपर अवेलेबल हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। एग्जाम से में मेरे प्यारे दोस्तों वहीं से प्रश्न आएंगे, दावे के साथ बोल रहा हूँ, ताल ठोक के यहाँ पर आप लोग उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, राज्य और सरकार दोनों से है। अगला प्रश्न आप बड़ी तेजी से चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का एक आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। जनसंख्या बिल्कुल है, भूभाग भी है, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए, ये 3 मुख्य रूप से है, और एक जो धर्म होता है ये आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इज डी राइट आंसर। ओके, इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, जो 5वां प्रश्न था, आप सभी लोग मिला लीजिएगा, सभी लोग मिलाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न क्या था, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ऐसा राज्य जो कि अपने नागरिकों को अधिकतम से अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करवाता है, ऐसे राज्य को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो उसी को, जैसे जो राज्य अपने नागरिकों को क्या करता है, सामाजिक सुविधाएं अधिक मात्रा में प्राप्त करवाता है, उस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आ स्टेट व्हिच जो है प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विस इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है आर्थिक हित, बी है सामाजिक हित, सी है सांस्कृतिक हित, और डी में आपको दिया है मेरे प्यारे दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी हित जो है साधता है कौन, एक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो इन सभी हितों को ध्यान में रखता हुआ है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम से आपके प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये सब के सब प्रश्न हमने आपके एक पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थ्योरी नाम से जो पेपर हमने पढ़ाया है प्रीवियस, मतलब कि एक प्रकार 2021 का मॉडल पेपर, 2020 का मॉडल पेपर पढ़ा हुआ पहले से भी फर्स्ट ईयर पेपर 1 का पॉलिटिकल थ्योरी का, उस सभी में हमने बताया, खूब चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर हो गया। हालांकि मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कुछ चैप्टर आपको पढ़ाए होंगे, 4-5 चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी के, तो वो भी आप लोग देख डालिएगा। मतलब कि जो अन्य यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, डीडीयू का तो पेपर हो ही गया, लेकिन जो पेपर अभी होने वाले, मतलब कि 23-24 वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये जो पेपर सही पेपर में पूछे गए प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो पुराने पड़े हुए सभी। तो राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सच जीवन के लिए है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों। ए दिया है कार्ल मार्क्स का, बी दिया प्लेटो, सी दिया अरस्तु, और डी दिया मैकियावेली। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 7वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7वें करेक्ट आंसर इसका होगा आपका अरस्तु महोदय का। क्या है, अरस्तु महोदय ने कहा था कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है और इसकी निरंतरता जो होती है सद जीवन के लिए होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, अर्थात स्टेट एग्जाइस्ट फॉर लाइफ एंड कंटिन्यू टू एग्जाइस्ट फॉर द जो है सेक ऑफ गुड लाइफ। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाई जो है अरिस्टोटल, सॉरी क्या बताया हमने, अरिस्टोटल। ओके, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न जो आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसने दिया है। राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसने दिया है। तो भाई ये कथन है किसका, आपका ये कथन दिया है, किसने दिया है, ये कथन कार्ल मार्क्स का ही है। और कोई व्यक्ति अगर समाज विरोधी, मतलब कि समाज में पूंजीपति, मतलब सर्वहारा, एक गरीब वर्ग, एक जो है उच्च वर्ग की बात करे, या फिर वर्ग संघर्ष की बात करे, या शोषण की बात करे राज्य की या समाज की, तो एक प्रकार से बताइए, मान लीजिएगा कार्ल मार्क्स ही वो बातें कह रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है।
अंग्रेजी वालों मेरे भाई बहनों देख लीजिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ यहाँ पर कि हु इज़ द जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान का जनक कौन है भैया। सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता, हमने चिल्ला चिल्ला करके बताया क्या है, अरिस्टोटल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सॉरी राजनीतिक प्राणी किसने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये भी सॉरी पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा था, सोशल एनिमल पॉलिटिकल एनिमल सब ही किसने कहा था, अरिस्टोटल ने अर्थात अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि हु रोट द बुक रिपब्लिक, अर्थात रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। और बताएं किसने लिखी थी रिपब्लिक नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल प्लेटो ने लिखी। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है भाई, प्लेटो की है। किसकी है, प्लेटो की है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार की तरह परिभाषित किया। हमने बार बार चिल्ला करके कहा, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये बात कही थी। वो उन्होंने प्रजातंत्र की अर्थात लोकतंत्र की जो परिभाषा को देते हुए कहा कि लोकतंत्र जो होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन होता है। ये बात हमने बताई थी, वही बात यहाँ पर लिखी है, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखी गई, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, क्या कहा था इन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ओके, इज जो है किसने कहा था, तो ये कहा था मेरे प्यारे दोस्तों अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है। द प्रिंस पुस्तक अर्थात हु रोट द बुक द प्रिंस, किसने लिखा है भैया, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है, बताने का प्रयास करें। 12वां करेक्ट आंसर क्या होगा, मैकियावेली, बिल्कुल मैकियावेली, ऑप्शन सी मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक लिखी है। बार बार हमने चिल्ला चिल्ला करके पेपर 1 वाले वीडियो में बताया था। तो ये सब प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पे वहीं से पूछे गए। देखिए पॉलिटिकल साइंस पेपर जो है 101 कोड वाला है, 102 के कोड का भी जल्दी आपके समक्ष दे दूंगा। ओके, तो आप परेशान मत होइए, 102 वाला कोड भी आपके समक्ष जल्दी आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी। देखिए हमने बार बार हर वीडियो में बताया था, तो ये देखिए पहले चैप्टर में ही हमने ये बता दिया था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी। ये कथन किसका है, तो ये किसका है भाई, ये कथन है आपके किसका, अरस्तु का, अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल ने ही कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ओके, ध्यान रखिए, मैन इज अ जो है सॉरी पॉलिटिकल एनिमल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य नहीं है, क्या राज्य नहीं है। अब देखिए बहुत सहज प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से राज्य नहीं, कौन सा राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल एक राज्य है। जब भी जो है संविधान में राज्य की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य का मतलब क्या होता है, देश से लिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश से लिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्स में जो आने वाली परीक्षा है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की, उनके लिए तो लाख गुना बेटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और आने वाली जो परीक्षाएं होंगी 2022 जो है 23, 24, 25, इन सभी में इनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे भारत, भारत भी एक राज्य है, देश है। ठीक, अगला संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक संस्था है मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रांस भी एक राज्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक संस्था है जो कि विभिन्न देशों के द्वारा बनाई गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका कि ये राज्य नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नहीं पूछा जाता है आपसे, नहीं देखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 15वां नंबर प्रश्न है कि जो है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है, एक दैवीय संस्था है, या एक प्राकृतिक संस्था है, या एक मानवकृत संस्था है, या फिर एक जो है विकास का परिणाम है। तो भाई जो ये है वो कौन मानते हैं, जो है मैन मेड जो है इंस्टीट्यूशन मानते हैं, एक मानवकृत संस्था होती है। कौन, ये राज्य जो होता है ये मानते हैं मार्क्सवादी। ओके, अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर। 16वां नंबर प्रश्न है व्यवहारवाद का जनक कौन है। 16वां नंबर प्रश्न है व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो कौन है भैया, डेविड ईस्टन महोदय है। डेविड ईस्टन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगातार हमने जो है बिहेवियरिज्म के बारे में आपको बताया था कि इसका जो है फाउंडर कौन है, ये है डेविड ईस्टन। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे। आधुनिक राज्य, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य, मतलब कि क्या है आधुनिक राज्य। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय राज्य है, और ऑप्शन डी है संघीय राज्य है। तो भाई आधुनिक राज्य जो है आपका कैसा राज्य होता है, संघीय राज्य है। कैसा राज्य है, संघीय राज्य है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हमारे साथ फेडरल स्टेट इस समय ज़्यादा फेमस है और वही आधुनिक राज्य है। अगला प्रश्न है क्या है भाई, नगर राज्य। नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है किससे भाई, नगर राज्य जो शब्द है आपका प्राचीन यूनान से संबंध रखता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है ये कौन सा जो है किससे संबंधित नहीं है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, अर्थात व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ बिहेवियरिज्म। तो कौन सा है भाई, यूज ऑफ टेक्निक्स, या फिर जो है प्योर साइंस, या वेरिफिकेशन, या फिर ट्रेडिशन।
तो भाई परंपरा वगैरह हो गई, उसके बाद में सत्यापन और ये तकनीकी प्रयोग, ये सब तो आप देख सकते हैं किसी भी मतलब किसी व्यवहारवाद में। लेकिन ये विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि जो व्यवहारवाद होता है ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये कल्पना पर आधारित होता है जो व्यवहारवाद होता है खास करके। तो ये बात एक प्रकार से विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये अर्ध विज्ञान की श्रेणी अगर होती तो मान लिया जाता कि हाँ है, लेकिन विशुद्ध विज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, व्यवहारवाद का आधार क्या है। तो व्यवहारवाद का आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुभववाद जो होता है वही व्यवहारवाद होता है। व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से, व्यवहारवाद के बारे में हमने बोर्ड पर जब वीडियो पढ़ाया था तो उसमें व्यवहारवाद के बारे में हमने बताया भी था। तो व्यवहारवाद का आधार क्या है, अनुभववाद है। अनुभववाद कहने का मतलब ये है, जब हम पॉलिटिकल साइंस की नेचर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने व्यवहारवाद की श्रेणी ही अलग कर दी थी कि एक व्यवहारवाद चीजें होती है। तो अनुभववाद जो होता है व्यवहारवाद का क्या आधार है, या पूछे दूसरा नाम क्या होता है, तो अनुभववाद को ही व्यवहारवाद कहा जाता है। क्योंकि व्यवहारवाद में जो व्यक्ति होते हैं, जो विचारधारा दी जाती है वो अनुभव के हिसाब से दी जाती है, इसीलिए व्यवहारवाद क्या है, अनुभववाद का क्या होता है, आधार होता है। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों एम्पिरिसिज्म जो होता है, एम्पिरिसिज्म अर्थात द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म इज एम्पिरिसिज्म। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, थोड़ा सा दिखाई कम पड़ा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रश्न ये है कि राजनीति विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। तो भैया 21 नंबर का करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, सभी लोगों को पता होगा, अरस्तु, अरिस्टोटल। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है, अर्थात राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको, पॉलिटिकल मतलब साइंस का एक प्रकार से फादर कहा जाता है। किसको, तो अरिस्टोटल को अर्थात अरस्तु को। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न आपके समक्ष, पॉलिटिक्स पुस्तक मतलब किसकी है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अरस्तु, बी है कौटिल्य, सी है प्लेटो और डी है लाक। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के रचनाकार हैं आपके, करेक्ट आंसर क्या होगा 22 नंबर का, देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, क्या, अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जो है सामान्य संकल्प अर्थात इच्छा का सिद्धांत दिया था। तो सभी को पता होगा सामान्य इच्छा का सिद्धांत हमने खूब बताया था आपको। सामान्य संकल्प या सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया मेरे प्यारे दोस्तों। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल रूसो ने दिया। किसने दिया है, रूसो ने दिया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 24 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वालों देख लीजिएगा, बगल में लिखा है, हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मेरे भाई, तो किसने करा था, तो यहाँ पर ना मिल ने किया, ना रूसो ने किया, ना हीगल ने किया, किया था किसने, मांटेस्क्यू। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट किएगा, तो किसने दिया था भैया, क्या था प्रश्न, क्या था आपका, शक्ति का जो है शक्ति का पृथक्करण, यहीं पर तो पहुंचे थे ना। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था भाई, शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मांटेस्क्यू ने ही दिया था। किसने दिया था, ये फ्रेंच जो है एक प्रकार से विद्वान है, मांटेस्क्यू, इन्होंने ही दिया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में, अगला प्रश्न था कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती। क्या प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो होती किसमें निहित होती भाई। बिल्कुल ए ऑप्शन है, संसद में नहीं होती है। बी है जनता, बिल्कुल यही होगा आपका बी, जनता में। लोकतंत्र की जो अंतिम शक्ति होती है जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र चूंकि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ही शासन होता है, इसीलिए जनता ही इसमें सर्वोपरि है लोकतंत्र में, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए भारतीय संविधान जो है लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें जब इस संविधान की शुरुआत होती है तब भी लिखा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, यहाँ पर ये समझ लीजिए। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है जो है 16वां नंबर, सॉरी 26वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 26वां नंबर प्रश्न है कि इंडिया हैज़ एडॉप्टेड व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, बी है वंशानुगत राजतंत्र है भारत में, या सी है लोकतांत्रिक गणराज्य है, या फिर डी है प्रजातांत्रिक राजतंत्र है। तो भैया हमारे यहाँ पर कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो राज्य का मुखिया होगा अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र वो देश होता है जिस देश का मुखिया, जिस देश का सर्वोपरि जो शासक हो वो क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो है एक प्रकार से जो है
चुनाव के द्वारा हुआ, अर्थात अपने यहाँ पर राष्ट्रपति भले ही कोई पावर ना हो उनकी, या फिर भले ही उनकी कोई पावर ना हो इस समय अपने देश में राष्ट्रपति की, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बाद में जो है वो बनते हैं, और हर 5 साल पे आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और चुनाव के द्वारा, चाहे वो चुनाव अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, किसी भी प्रकार के चुनाव के द्वारा जो है उनको बैठाया जाता है, और कोई उनका लड़का जो है फिर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनता है, फिर से चुनाव होता है, चुनाव में जो जीतता है वही बनता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिस देश में ऐसी प्रक्रिया हो वो गणतंत्र होता है। तो भारत में ऐसी ही प्रक्रिया, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र है। राजतंत्र जो है, यहाँ पर तीनों में राजतंत्र लिखा है, और राजतंत्र भारत में है ही नहीं। राजतंत्र मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ का अध्यक्ष जो हो वो क्या हो, वंशानुगत परंपरा पर चलता हो। अर्थात जैसे कि राजा है कोई, मतलब कि वहाँ को कोई राजा मतलब राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति हो जाए, फिर उसके बाद में जो है उसका लड़का हो जाए, मतलब वंशानुगत चले। जैसे प्रधानमंत्री ब्रिटेन में होते हैं, ब्रिटेन में आपको देखेंगे राजा का लड़का एक प्रकार राजा हो गया, फिर उसके बाद में फिर राजा, फिर उसके, ये राजा वाला जो सिस्टम है वो ना रहे, मतलब कि जो राष्ट्र का मुखिया हो उसका चुनाव हो। ठीक। और लोकतांत्रिक मतलब होता है कि जनता जो है एक प्रकार से उसमें सर्वोपरि हो, जनता के द्वारा चुनाव हो, तो जनता उसमें जो है सरकार में वोट डालती हो, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती हो, तो ये होता है आपका राजतंत्र। ओके, सॉरी, लोकतंत्र। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? तो बताएं भाई किससे संबंधित है ये? अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन है तानाशाही से, ऑप्शन बी है कुलीन तंत्र से, ऑप्शन सी है लोकतंत्र से, ऑप्शन डी है अल्प जनाधिक्य से। तो अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो होता है ये लोकतंत्र में ही पाया जाता है। जैसा अधिकार आप यहाँ मौलिक अधिकार मिलता है लोकतंत्र में ही, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना, ये सब कहाँ पर है? ये सब लोकतंत्र में ही मिलता। तानाशाही में नहीं मिलेगा, कुलीन तंत्र में भी नहीं मिलेगा, अल्प जनाधिक्य में भी नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? लोकतंत्र में मिलेगा, डेमोक्रेसी में मिलेगा। ओके। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत किसमें निहित होता है? लोकतंत्र में इन द डेमोक्रेसी द सोर्सेस ऑफ, एक प्रकार से अथॉरिटी इज बेस्टेड इन, अर्थात लोकतंत्र में सत्ता का जो स्रोत होता है किसमें निहित होता है? सत्ता का जो स्रोत होता है मेरे भाई वो जनता में निहित होता है। हमने बार बार बताया आपको, जनता में निहित होता, ना कि पार्टी में, ना कि संविधान में, ना कि विधि में। किसमें निहित होता है? लोकतंत्र में सत्ता का को स्रोत जो होता है, सत्ता किससे बनती है? तो जनता से बनती है। इसीलिए जो है यहाँ पर सोर्स कौन है? जनता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है? 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? ये ऑप्शन है कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है? 29 नंबर प्रश्न आपका दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, अगला है कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है, ये भी नहीं होती है। ये प्रश्न आपका सी नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 29 का, 29 का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका विधायिका का अंग इसमें नहीं होता है। कार्यपालिका जो होती है विधायिका का अंग नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये स्वतंत्र जो है एक प्रकार से तीनों पहलू होते हैं, अंग नहीं होती है। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही ये भी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक जो है क्या होता है? कार्यपालक होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक, ये वाला करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी क्लियर, एकदम से क्लियर है। ओके। बाकी अब वो जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा कि वो क्या आंसर की बनाता है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी और भी अब देखेंगे वो विश्वविद्यालय क्या करता है, क्योंकि ये सब जो प्रश्न होते हैं ये सब एक प्रकार से कुछ ज़्यादा एक प्रकार से पूरी की पूरी बातों को आप नहीं कर सकते, क्योंकि विशेषता कई प्रकार से लोग एक प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो वो मैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी जहाँ तक समझ है और मेरे हिसाब से जो मेरा जो है 3-4 सालों का अनुभव, उसके हिसाब से ये वाला ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका, सॉरी ये वाला सी वाला, प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक कार्यपालक होता है, ये सी वाला। ओके। बाकी जिसमें भी थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है मैं वो आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बट उसमें ज़्यादा डाउट नहीं, बस उसको आप लोग देख लीजिएगा कि हो सकता है, तो ये मैं बता रहा हूँ। 30वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन पद्धति की विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय शासन पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं? 30वां नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 30वां का 30वां करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। निचले सदन का विघटन जो होता है ये नहीं होता, इसमें क्या होता है?
ये विशेषता नहीं, बाकी जो है एकल कार्यकारी है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल भी होता है और नियंत्रण एवं संतुलन भी होता है, और ये जहाँ तक है ये आपका नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन डी, क्योंकि ये 3 होते हैं जो है एकल कार्यकारी, ये सब होता है पूरा, ये आपका डी वाला का। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 31 नंबर, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? तो भाई किससे हुई है? तो ये हुई है जो 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ग्रीक भाषा से हुई है। आपका ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो ये हो गया आपका लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अगला प्रश्न है जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ने दिया आर्थिक समानता, बी दिया सामाजिक न्याय, सी दिया था आपको समान अधिकार। तो जो है अब इसमें से बताइए 32 का करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया? जो है लोकतंत्र की जो है प्रश्न दिखाई दे, हाँ, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सामाजिक न्याय बिल्कुल आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए। सामाजिक न्याय जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। समान अधिकार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आर्थिक समानता अगर है भी तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आर्थिक समानता है तो भी लोकतंत्र सफल होगा, नहीं है तो भी लोकतंत्र सफल हो जाएगा, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में देख ही रहे होगे सभी लोग, क्या जो है रुपए पैसे के मामले में बराबर है? नहीं है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिनायक तंत्र में जो है किसका लोप हो जाता है? अधिनायक जो है तंत्र में किसका लोप हो जाता है? बताने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न है आपका कि अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? अर्थात व्हाट डिसएपियर ड्यूरिंग जो है क्या है डिस्टोटरशिप। डिस्टोटरशिप माने क्या होता है? अधिनायक। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद में थोड़ा सा इसका जो है दिमाग खुलेगा। देखिए क्या प्रश्न था कि अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? ये प्रश्न हमने करवाया भी नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऑप्शन है आपको व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता, बी है व्यक्तियों की क्रियाशीलता और सी है व्यक्तियों की स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? 33 नंबर का बताने का प्रयास करें। 33 का करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आप डी लगाइएगा, ठीक है। अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? तो इन सभी का लोप हो जाता है अधिनायक तंत्र में। जब अधिनायक तंत्र हो जाता है, अधिनायक माने होता है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी दूसरे के अंडर में लगभग हो जाता है तो व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता जो होती है, प्रकार से ये क्रियाशीलता, इन सभी का लोप हो जाता है, स्वतंत्रता, इन सभी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इन सभी का ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? एक आध दो पूरक प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्न आप लोग नहीं बता पाएंगे ना, कोई टीचर उसका जो है बता चूंकि अगर आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं तो फिर क्या मतलब होगा। इसीलिए जो है एक आध प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि उसके आपके पूरे के पूरे नंबर ना आए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है लोकतंत्र जनमत की अवहेलना करता है। ये कथन एक प्रकार से कौन सा सत्य है? ये असत्य है, और जो है अवहेलना नहीं करता जनमत की, बिल्कुल उसको मानता है, तो ये एकदम से गलत है। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा कथन है कि ऑप्शन है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होती है। तो भाई प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति कोई गारंटी नहीं लेता लोकतंत्र की प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा देश है। तो कैसे अब भारत में पूछेगा तो 130 करोड़ लोगों की इच्छा पूर्ति कैसे हो सकता है, ठीक। सी ऑप्शन है आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबरी का महत्व देता है। ये एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। ऊपर एक तो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये और ये वाला एकदम से गलत है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, या कथन किसका है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, या कथन किसका है? ऑप्शन है गार्नर, बी है ग्रीन, सी है लास्की और डी है गैटल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो होता है राज्य के साथ होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गार्नर महोदय ने कहा था। किसने कहा था? गार्नर महोदय ने ही कहा था। शुरुआत की सबसे पहली परिभाषा हमने आपको बताई थी बोर्ड पर, याद करिए वो दिन। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं। ऑप्शन ए हमने बताया था जनसंख्या है। दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया यही। अगर ये है भूमि सरकारी है। तीन तो आपको पता ही है ना कि तीन है, मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, लेकिन एक जो है प्रभुसत्ता एक चौथी आ जाती है। तो वहाँ पर जो प्रश्न था उसका चार लगाना उचित था, चूंकि उसमें चार कहीं कहीं पे बुक वगैरह में आपको मिलेंगे, चार तत्व होते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रभुसत्ता जो है होनी चाहिए, चूंकि अगर बाहरी रूप से वो और आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है जो है कोई देश, तो एक प्रकार से क्या होता है, तो वो देश या फिर राज्य नहीं माना सकता। लेकिन आधारभूत तीन तत्व ही होते, जनसंख्या, भूमि और सरकार। लेकिन चार वहाँ पर लगाना जो है आपको पड़ेगा, क्योंकि चार यूनिवर्सिटीज भी चार ही मानेंगी, ये मुझे भी पता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तीन तत्व जनसंख्या, भूमि और सरकार ये मुख्य होती हैं। ओके, न्यायपालिका उतनी ज़्यादा मुख्य नहीं होती है, लेकिन होनी तो चाहिए न्यायपालिका भी, लेकिन तीन ये जो होती है मुख्य होती है। तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे आप। अब इसको ये सब देखिए, ये जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से प्रश्न लगते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के यही प्रश्न गलत होते हैं। वो फैक्ट वाले प्रश्न तो वो कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा जो है एक प्रकार से घुमावदार होते हैं, जो उनको आपको पता होना चाहिए, याद मतलब देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे होता है, तो ये इसमें न्यायपालिका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था आपसे 37 नंबर। किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, किसने कहा था भाई। ऑप्शन है टी एच ग्रीन, बी है मॉन्टेस्क्यू, सी है अरस्तू और डी है प्लेटो। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, टी एच ग्रीन महोदय का कथन है। ओके, टी एच ग्रीन का है कि शक्ति नहीं, विल नॉट फोर्स इज नॉट बेसिस ऑफ स्टेट। ओके, ये जो है किसने कहा था, तो ये कहा था मेरे पास टी एच ग्रीन महोदय ने। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 38 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई। 38 नंबर प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, अर्थात व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए है जनमत संग्रह, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है साधन है, बिल्कुल है, जनमत संग्रह उसमें होता है। आप देखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपका स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पर आप जनमत मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति से संग्रह करवाता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का जो बातें होती हैं वो एक प्रकार सरकार को करनी पड़ती है, जनमत संग्रह वहाँ पर है। तो ये बात तो पहला ऑप्शन नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा देखते हैं भाई, ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से चुभते हैं, इनको आपको ध्यान से करना होता है। दूसरा है राजनीतिक दल, और तीसरा आपका प्रत्यावर्तन, चौथा आपका ये लैंड्स जो है क्या है, लैंड्स जिमेंडे। तो ये शब्द जो है एक प्रकार से मुझे इतने ज़्यादा जो है ना, मैंने कोई पीएचडी करी है इसमें, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये शब्द मुझे अभी तक तो नहीं जो है हमने नहीं इसको पढ़ा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द ही होगा। लेकिन जनमत संग्रह, राजनीतिक दल भी होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक, प्रत्यावर्तन भी होता है कहीं ना कहीं पे, अर्थात जो है रिकॉल भी होता है इसमें। ये जो लैंड्स जो है जो है ये नहीं होता मेरे हिसाब से, ये है। अब इसमें एक बात सुन लीजिएगा, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में, जो 38 नंबर प्रश्न है, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है किसमें। तो ये श्योर है कि ये दोनों होंगे आपके, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में राजनीतिक दल भी होते हैं, जनमत संग्रह भी होता है। अब प्रत्यावर्तन था रिकॉल, और इसमें लैंड जो है, ये इसमें दो ये प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रिया हैं, राजनीतिक प्रक्रिया हैं। अब इनमें प्रत्यावर्तन होगा कि ये होगा, अब इनमें से मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो ये मैं एकदम से कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक 90% मुझे पता है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, और ना ही उसको करने का प्रयास भी एकदम से करिएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जो है गलत, वैसे सब प्रश्न करिएगा आप लोग, मतलब सही करिएगा, पूरा का पूरा प्रश्न करके आइएगा। चूंकि जो है माइनस मार्किंग होती नहीं, तो आप लोग सारे के सारे प्रश्न करेंगे। 39 नंबर प्रश्न था आपका कि जो है लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है भाई। ऑप्शन ए हाब्स, बी है लॉक, सी है ग्रीन और डी है रूसो। तो लेवियाथन पुस्तक का वैसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तक के नाम ये सब, तो ये सब सभी को पता होते हैं, मतलब कि ये सब तो फैक्ट चीज़ें होती हैं, ये तो याद हो जाती हैं। और लेकिन ऐसे प्रश्न जो होते हैं पुस्तकों में जो नहीं मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो 39 नंबर प्रश्न क्या होगा 39 का, तो हाफ्स महोदय के द्वारा लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, मतलब कि पेपर का। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था, अर्थात जो है निगेटिव लिबर्टी की जो थ्योरी थी, मतलब कि थ्योरी ऑफ निगेटिव लिबर्टी की जो थ्योरी थी, वो किसने दी थी, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो किसने दी भाई, तो इसको दिया है किसने दिया है इसको, जे.एस. मिल ने किसने दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है किसको, इस सिद्धांत को, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है
इन्होंने, ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। हालांकि इनसे पहले एक व्यक्ति थे वर्लिन उन्होंने दी थी, लेकिन जो है मान्य जो किसका होता है, तो यहाँ पर वर्लिन वगैरह दिया नहीं, तो मिल ही होंगे, ठीक है। मिल ने बाद में आकर के उस पर बहुत ज़्यादा शोध किया, लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा अपने विचारों को दिया है, तो इसीलिए जो है GS मिल इज राइट आंसर। ओके, ये ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, और इस जो है पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये पेपर जो है आपका समाप्त हो गया, ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो इतना क्लियर होगा। अब जल्द ही आपके समक्ष पेपर 2 की जो वीडियो आएगी इसी थंबनेल के साथ मैं दूंगा। अब पेपर 2 जो होगा आपका, जो पेपर 2 कहने का मतलब ये है कि जिसमें आप देखेंगे इंडिया जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से जो प्रश्न हमने महासंग्राम वीडियो बनाई होगी, चाहे हमने 3 घंटे की भी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए, तो यहाँ से देख लीजिएगा, मतलब कि वहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कुछ एक आध दो प्रश्न है जो कि नहीं आए हैं, तो उनको मैं बता दूंगा आपको सभी। तो ये 102 वाले का जल्दी आपके समक्ष देने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, आंसर की ये जो है 2020 की जल्दी दूंगा, ठीक है। जो 28 तारीख को पेपर हुआ है आज, तो ये 28 तारीख को जो पेपर हुआ उसकी आंसर की दूंगा, और 27 वाले की तो हमने दे ही दी आपको। 27 वाला पेपर जो हुआ था 27 तारीख को ये हुआ था, ठीक। चलिए, तो कितने लोगों को जो एक प्रकार से वीडियो जितने लोगों को पसंद आई फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं आपको कि इन सभी प्रश्नों के आंसर को इधर उधर से ढूंढने में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि ढूंढने पड़ते हैं, बाकी तो आधे आधे प्रश्न ऐसे थे कि जो लगभग इनमें से 30-35 प्रश्न ऐसे 30 प्रश्न ऐसे होंगे लगभग, जो कि वैसे पेपर देखने के बाद ही हो जाएंगे, मतलब कि, और आपके लिए 20 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि पेपर देखने ही आपके हो जाने चाहिए। ऐसे हमने हमारे हिसाब से, चूंकि जितना हमने पढ़ा दिया है, तो उसके हिसाब से तो आपके पेपर बड़े सरल थे, कोई कठिन पेपर नहीं बना था। एक आध दो प्रश्न थे वो कि हर पेपर में बनते हैं, और वो कितना भी सरल पेपर बनेगा तो उसमें एक दो तीन प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से वो प्रश्न कठिन होते हैं, जो कि आपको कहीं पर पेपर मतलब कि आपके पुस्तक वगैरह में से नहीं मिलते लगभग, वो थोड़ा सा बाहर से होते हैं, क्योंकि आप अगर सारे प्रश्न कर ले जाएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, तो ये होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि अभी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी बता दूं आपको कि, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।